नमस्कार दोस्तों, 13 सितंबर 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पहली न्यूज़ है आपकी भूपेंद्र पटेल टू बी द नेक्स्ट गुजरात सीएम। तो जैसा कि गुजरात में हवा उड़ रही थी कि पाटीदार कम्युनिटी का कोई बंदा सीएम बनेगा, वो बात भी यहाँ पे बिल्कुल सही हो गई है। इस रिस्पेक्ट में विजय रूपानी साहब ने अपना रेजिग्नेशन दिया क्यों है, इसके लिए मैंने कल एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है, आप में से बहुत सारे लोगों ने देख ली है। एक व्यू पॉइंट है, पॉलिटिकल व्यू पॉइंट, आप चाहें तो इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो विजय रूपानी साहब ने अपना रेजिग्नेशन दिया और उसके बाद आप देख सकते हैं कि भूपेंद्र पटेल साहब यहां पे बने हैं सीएम। पिछले 2 महीनों में तीसरे सीएम है बीजेपी के जिनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी और उनकी बजाय किसी और को कुर्सी बैठाया गया। पहले तीरथ सिंह रावत ने छोड़ी थी उत्तराखंड में, फिर बीएस येदियुरप्पा ने छोड़ी थी कर्नाटका में। भूपेंद्र पटेल पहली बार एमएलए बने हैं और अब सीएम भी बन गए हैं, तो कह सकते हैं कि एक अच्छा उनका कैरियर की शुरुआत हुई है। ठीक है, इतनी हाई पोस्ट पे। घटलोडिया असेंबली सीट से एमएलए हैं, 59 साल के हैं, पहले प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं मेमनगर म्यूनिसिपैलिटी अहमदाबाद में, और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रह चुके हैं अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के और अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के। 2017 के गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस इन्होंने घटलोडिया कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते थे। कांग्रेस के शशिकांत पटेल को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। सबसे खास बात यह कि जो घटलोडिया कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, इनसे पहले मतलब भूपेंद्र पटेल से पहले यहाँ पे जीती थे आनंदीबेन पटेल। तो आनंदीबेन पटेल की ये कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, मतलब आप कह सकते हो बीजेपी का गढ़ था, यहाँ से जीतना तय ही था भूपेंद्र पटेल साहब का। ये कड़वा सब कास्ट के हैं, पाटीदार कम्युनिटी के हैं, सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री इनके पास। फिर यहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट को लेके आर्टिकल 164 क्लॉज 1 क्लॉज 2 क्लॉज 4 मैंने लक्ष्मीकांत में ठीक से पढ़ाए हैं, वेबसाइट पे और पीडीएफ में आपको अवेलेबल करवा दूंगा, आप चाहो तो इन आर्टिकल्स को पढ़ के एक बार रिवीजन मार लेना। जीएस पेपर 2 स्टेट लेजिस्लेचर्स में न्यूज काम आएगी। वीडियो पे लाइक का बटन दबा दो दोस्तों। अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया, चैनल को शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के जरूर हेल्प करें, आपके ज्वाइन बटन दबाने से काफी मदद मिलती है, तो प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हर चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। नेक्स्ट, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड टू बी लॉन्च। आज से बात नहीं हो रही नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड की, काफी सालों से बात हो रही है। तो यहाँ पे मोदी जी जल्दी ही लॉन्च करेंगे नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, जिसको आप नेट ग्रिड भी बोलते हैं, एंड इट विल प्रोवाइड कटिंग एज टेक्नोलॉजी टू एनहांस इंडियाज काउंटर टेरर कैपेबिलिटीज। तो सिंक्रोनाइजेशन एंड टेस्टिंग, देखिए बेसिकली नाट ग्रिड एक इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस है। इस इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस में बहुत सी टेस्टिंग, बहुत सी सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत थी। हुआ ये कि 2008 में जब 26/11 के मुंबई अटैक्स हुए, उस समय पे कितने लोग इंडिया के अंदर आए, कितने लोग इंडिया से बाहर गए, ओवरऑल कौन यहाँ पे मुंबई के आसपास बहुत घूम रहा था, इस चीज को ट्रैक करने के लिए इंडिया के पास कोई भी सिस्टम नहीं था। तो ये सोचा गया, पहली बार दिमाग में आया कि भाई नाट ग्रिड जैसे सिस्टम की जरूरत है, एक ऐसे रोबस्ट मैकेनिज्म की जरूरत है जो सस्पेक्ट्स को ट्रैक करे और टेररिस्ट अटैक को होने से रोके। इसमें रियल टाइम डाटा शेयर किया जाएगा, इमिग्रेशन, बैंकिंग, इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स, एयर और ट्रेन ट्रेवल से रिलेटेड यहाँ पे डाटा शेयर किया जाएगा। क्योंकि आप याद रखिए, आपको पता होना चाहिए कि ये जो अटैक हुआ था मुंबई में, इसकी पूरी की पूरी प्लानिंग की थी डेविड हेडली ने। ओके, तो ये जो यूएस टेरर सस्पेक्ट था डेविड हेडली, वो पूरे देश में घूम रहा था। 2006 से लेकर 2009 के बीच में डेविड हेडली ने इंडिया के अंदर बहुत सारी विजिट्स की। उन विजिट से इंडिया की जो भी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क पोजीशंस थी उनको उसने पता किया और उसके बाद इसकी इंफॉर्मेशन आईएसआई को प्रोवाइड करी और फिर इस पूरे अटैक की प्लानिंग हुई। ठीक है, तो ये जो हेडली था, इसी ने की इंफॉर्मेशन ऑफ वीडियोस ऑफ टेरर टारगेट्स प्रोवाइड की थी पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा को, और बाद में मुंबई अटैक्स हुए, 166 लोगों की यहाँ पे जान गई, और आपको पता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट, आईएसआई सब इसमें इन्वॉल्व थे। 26/11 जो टेररिस्ट सीज हुआ था, इसने हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को ये बताया कि भाई हमारे ओवरऑल इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर में डेफिशिएंसी है एंड वी नीड वाइटल इंफॉर्मेशन ऑन अ रियल टाइम बेसिस टू काउंटर सच टाइप ऑफ इवेंट्स। तो फर्स्ट फेज प्लान में 10 यूजर एजेंसीज और 21 सर्विस प्रोवाइडर्स को नाट ग्रिड का डाटा अवेलेबल करवाया जाएगा। धीरे धीरे नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसको डाटा अवेलेबल करवाया जाएगा ये भी बढ़ाए जाएंगे। तो नाट ग्रिड वाले रिकॉर्ड्स में जैसा कि आपको बताया कि भाई कब इंसान ने इंडिया के अंदर एंट्री मारी, कब बाहर निकल रहा है, किस फ्रीक्वेंसी के साथ आ रहा है। तो अगर एक कोई फॉरेन नेशनल इंडिया में बार बार आ रहा है तो या तो उसको घूमने में इंडिया बहुत ज्यादा पसंद आ गया है, या फिर उसका हो सकता है कोई बिजनेस वगैरह हो, या फिर उसका कोई नोन हो, या फिर वो कोई अल्टीरियर मोटिव से आ रहा हो। तो यहाँ पे ट्रेंड्स पकड़ने की कोशिश की जाएगी। बैंकिंग, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, टेलीकम्युनिकेशन,
इसको सिंक्रोनाइज करके एक पैटर्न को इवॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। और शुरुआत में जो हमारी प्रोमिनेंट फेडरल एजेंसीज हैं, जो इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट्स हैं, उनको ये नाटगेट वाली इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। जैसे सीबीआई हो गया, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, जिसके अंदर जीएसटी और आपका कस्टम्स आता है, फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आता है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, इंटेलिजेंस ब्यूरो, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो ये कुछ ऐसी एजेंसीज हैं शुरुआत में जिनको नाट ग्रिड का एक्सेस होगा। धीरे धीरे करके बाद में कुछ और यूजर एजेंसीज को भी दिया जा सकता है नीड के हिसाब से। पूरा का पूरे डाटाबेस की अवेलेबिलिटी किसी के पास नहीं जाएगी, क्योंकि जिसके पास भी डाटाबेस होगा, एक्सेस होगा, वो बहुत स्ट्रांग होगा। जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, सेंटर अपॉइंट्स 31 मेंबर्स टू एनसीएलटी आईटी80। इस पर्टिकुलर न्यूज को मैंने एक शॉर्ट में कवर किया था, हालांकि थोड़ी और डिटेल्स देखते हैं। 31 पीपल को अपॉइंट किया गया है यहाँ पे, जुडिशियल, टेक्निकल और अकाउंटेंट मेंबर। जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर की तरह अपॉइंट किया गया है इन द नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, और जुडिशियल और अकाउंटेंट मेंबर की तरह अपॉइंट किया गया इन द इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल। मैं बता दूं कि अब तक ट्राइब्यूनल्स की स्ट्रेंथ को और ओवरऑल ट्राइब्यूनल के नंबर्स को, स्ट्रेंथ तो नहीं, ट्राइब्यूनल के नंबर्स को बहुत कम करने की कोशिश की गई है। लगभग 36 से 15 या 16 ट्राइब्यूनल्स अभी के लिए हो चुके हैं। अगर आप देखें तो ट्राइब्यूनल्स के बारे में 3 पर्टिकुलर वीडियोस अगर आप देख लो, चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अभी कुछ दिन पहले, मैंने 5 दिन पहले बनाई थी, सुप्रीम कोर्ट थ्रैशेस गवर्नमेंट, व्हाई डिले इन ट्राइब्यूनल अपॉइंटमेंट्स। फिर ये लक्ष्मीकांत की रेफरेंस वीडियो आर्टिकल 323 से 323 भी, जहां पे मैंने ट्राइब्यूनल समझा रखा, और ये विनीत सर की वीडियो है जहां पे ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स बिल के बारे में बात की गई कि भाई अब आया, फिर इसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई सही नहीं है, फिर आया मद्रास बार एसोसिएशन। जब भी ट्राइब्यूनल से रिलेटेड कोई कानून सरकार लेके आती है, मद्रास बार एसोसिएशन दौड़ा हुआ ये सुप्रीम कोर्ट के पास चला आता है, सुप्रीम कोर्ट उस ट्राइब्यूनल के कानून को रोक देता है, सरकार नया कानून ले आती है। तो यहीं पे सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे ये बात बोल रहा है कि भाई हम तुम्हारा कानून रोक रहे हैं, तुम नया कानून लेके आ रहे हो, तो ये तो काम गड़बड़ है ना। तो एक तो 13 सितंबर तक केंद्र की सरकार से पूछा गया था कि भाई आप ट्राइब्यूनल के मेंबर्स का अपॉइंटमेंट कैसे कर रहे हो। कुछ 4 कंडीशंस थी, 4 कंडीशंस को लेके सुप्रीम कोर्ट के बीच में और केंद्र की सरकार के बीच में लड़ाई सी चल रही है ट्राइब्यूनल मेंबर्स के अपॉइंटमेंट को। वो 4 कंडीशंस भी मैंने आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में बता रखी, तो ये वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिए। बहरहाल वापस इस पे आता है। एनसीएलटी है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, आईटी80 है इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल। ये 2 ऐसे ट्राइब्यूनल्स हैं जिनको अभी के लिए अबॉलिश नहीं किया गया, अपॉइंटमेंट इन्हीं में हुआ है। जो ट्राइब्यूनल्स अबॉलिश हो गए उनमें कोई अपॉइंटमेंट यहाँ पे नहीं हुआ है। बहुत लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है केंद्र की सरकार को। रिसेंटली तो सुप्रीम कोर्ट ने यह तक बोल दिया कि भाई आप हमारे पेशेंस को टेस्ट मत करो, जो कि ऑब्वियस सी बात है। एक लेवल के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट भी पुश बैक करने लगेगा केंद्र की सरकार को, तो फिर केंद्र की सरकार को भी थोड़ा ह्यूमिलेट होना पड़ेगा। तो यहाँ 31 मेंबर्स का अपॉइंटमेंट हो गया। हालांकि अभी के लिए लगभग 250 पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं इन एनसीएलटी, डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स, टीडी सैट और सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल। एनसीएलटी के अपॉइंटमेंट तो हुए हैं, बाकी जो ट्राइब्यूनल्स हैं उनके अपॉइंटमेंट भी जल्दी हो जाए, बेटर रहेगा। ओके, इंडिया में ट्राइब्यूनल सिस्टम की बात की जाए तो जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए ट्राइब्यूनल्स बनाए गए थे। ओके, और सबसे खास बात यह कि ट्राइब्यूनल्स कुछ स्पेसिफिक टेक्निकल मैटर्स के लिए बनाए गए थे। जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस कंडीशंस को लेके अगर कोई इशू है तो आप सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में चले जाओ। अगर किसी कंपनी के अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स चल रही है, किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट चल रही है, तो आप एनसीएलटी या डीआरटी में चले जाओ। तो स्पेसिफिक टेक्निकल मैटर्स के रिस्पेक्ट में ट्राइब्यूनल बनाए गए थे, जिसमें टेक्निकल एलिमेंट भी आ जाता है, जिसमें जुडिशियल एलिमेंट भी आ जाता है। ओके, तो जुडिशियल प्लस टेक्निकल। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखिए इन ट्राइब्यूनल्स की फंक्शनिंग में एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो जिस प्रकार से जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट रहती है, उस प्रकार से इन ट्राइब्यूनल्स की फंक्शनिंग भी इंडिपेंडेंट रहनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किया था कि ट्राइब्यूनल से रिलेटेड जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं वो लॉ मिनिस्ट्री को देखने चाहिए, ना कि उनकी होम मिनिस्ट्री को। तो यही मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि मान लो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है। अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से रिलेटेड केसेस आ रहे हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की बजाय बेटर ये रहेगा कि लॉ मिनिस्ट्री ही यहाँ के केसेस को देखे। उसी प्रकार से एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर जाने चाहिए आपका एनसीएलटी से रिलेटेड केसेस। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि नहीं भाई सिर्फ लॉ मिनिस्ट्री देखेगी।
तो अलग अलग ट्राइब्यूनल्स जिस भी फील्ड के साथ रिलेटेड है, ओवरऑल इन ट्राइब्यूनल्स के, तो चाहे कौन सी भी फील्ड का ट्राइब्यूनल हो, चाहे वो होम अफेयर्स के साथ रिलेटेड हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करो आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल, तो ये किसके साथ एसोसिएटेड होंगे, डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ एसोसिएटेड होंगे। एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल या डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ। आप कह सकते हो कि जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के साथ। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि एक पर्टिकुलर ट्राइब्यूनल कौन सी मिनिस्ट्री के साथ एसोसिएटेड है, उस सबके एडमिनिस्ट्रेटिव काम लॉ मिनिस्ट्री देखेगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी रिकमेंड किया कि आप एक इंडिपेंडेंट नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन बनाइए जो कि ट्राइब्यूनल को एडमिनिस्टर करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इन सुझावों पे कोई भी अमल नहीं हुआ है और इनको इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। ठीक है, कहीं ना कहीं सरकार को, केंद्र की सरकार को ऐसा लगता है कि चूंकि ट्राइब्यूनल्स उनके द्वारा बनाए गए हैं तो जुडिशियल एलिमेंट पूरी तरीके से ट्राइब्यूनल्स में नहीं है। हालांकि मैं आपको बता दूं ट्राइब्यूनल फंक्शनिंग में अच्छी खासी आप कह सकते हो इंडिपेंडेंस होती है, ऐसा नहीं है कि सरकार डेली बेसिस पे वहां पे इंटरफेयर कर रही है। बट एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ ट्राइब्यूनल्स, मतलब ट्राइब्यूनल में अपॉइंट करने के लिए मेंबर की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, उसकी तनख्वाह वगैरह क्या होनी चाहिए, ये सब चीजों की ताकत केंद्र की सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है और सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि ये ताकत केंद्र की सरकार के हाथ में ना रहे। बहरहाल एक प्रॉब्लम जो आ रही है ट्राइब्यूनल्स की फंक्शनिंग में वो ये है कि ट्राइब्यूनल्स बनाए गए थे पेंडेंसी कम करने के लिए और आज की डेट में ट्राइब्यूनल्स में ही बहुत ज्यादा पेंडेंसी है। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ट्राइब्यूनल्स को जोड़ा गया? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B का रेफरेंस मैंने आपको दे दिया। आर्टिकल 323B यानी 323B के अंदर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही ट्राइब्यूनल्स बना सकते हैं। कौन कौन से हेड के अंदर बना सकते हैं, ये हेड्स यहाँ लिखे हुए हैं, आप देख लीजिए, मैंने लक्ष्मीकांत में बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं। जीएस पेपर 2 फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी में न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है ईरान टू अलाई न्यूक्लियर सर्वेलेंस। देखिए ईरान ने इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स को अलाउ कर दिया है कि ठीक है भाई, उनके सर्वेलेंस कैमराज में आप नए मेमोरी कार्ड्स इंस्टॉल कर लो, लेकिन इन मेमोरी कार्ड्स का एक्सेस नहीं है, अभी ईरान ने ब्लॉक कर रखा है। जो सेंसिटिव न्यूक्लियर साइट्स है ईरान की, वहां पे कुछ कैमरे लगे हुए हैं, उन कैमरे में मेमोरी कार्ड्स लगे हुए हैं, इन मेमोरी कार्ड्स में रिकॉर्डिंग होती रहती है। फिर जब IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्टर्स आते हैं, वो मेमोरी कार्ड निकालते हैं और देखते हैं भाई यहाँ पे क्या क्या हुआ। ठीक है, और इन मेमोरी कार्ड्स की टेम्परिंग नहीं हो सकती। अब क्या है कि फरवरी 2021 तक आप कह सकते हो ईरान और IAEA के बीच की इक्वेशन काफी खराब हो गई थी। जैसे तैसे IAEA के इंस्पेक्टर्स को ईरान ने अलाउ किया कि ठीक है भाई, अपने सिक्योरिटी कैमरास इंस्टॉल कर लो और अपने मेमोरी कार्ड्स इंस्टॉल कर लो। उसके बाद ईरान ने बोला हम आपको परमिशन नहीं देंगे। बात यह है कि ईरान लंबे समय से अपने ऊपर से सैंक्शंस हटाना चाहता है और ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो सैंक्शंस नहीं हटा रही हैं और कंडीशंस इंपोज कर रही हैं कि तुम न्यूक्लियर एनरिचमेंट मत करो। ईरान ने बोला कि हमने आपके साथ 2015 की न्यूक्लियर डील साइन की थी, आपने उस न्यूक्लियर डील को ऑनर नहीं किया है, तो भाई अब हम तो अपना थोड़ा बहुत वेपन ग्रेड का न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे ही। हालांकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ईरान की सरकार ऐसा बोलती है, इंटरनेशनली ऐसा नहीं बोलती है। इंटरनेशनली ईरान की सरकार अभी भी ऐसा चाहती है कि इनके ऊपर से सैंक्शंस हटा दिए जाए। तो अभी के लिए ऐसा लग रहा था कि शोडाउन हो सकता है और डिप्लोमेटिक शोडाउन में ऑलरेडी ईरान के ऊपर जो कड़े सैंक्शंस लगे हुए हैं वो और ज्यादा कड़े किए जा सकते थे। तो अभी के लिए एक आप कह सकते हो कि रिलैक्सेशन से दे दिया है। एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान ने बोला है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी को कि ठीक है भाई, तुम चाहो तो अपने मेमोरी कार्ड लगा लो कैमराज में, बट मेमोरी कार्ड का एक्सेस अभी नहीं दिया है। मेमोरी कार्ड्स हैं ईरान के पास ही। अभी के लिए जो 2015 की न्यूक्लियर डील है इसके ऊपर बात रुकी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो उस डील को तोड़ ही दिया था। जो बाइडेन भी कोई बहुत प्रोएक्टिवली इस डील को परस्यू नहीं कर रहे हैं। वेस्टर्न पावर्स जैसे कि फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, यूके हो गया, इनको भी इस बात का डाउट हो रहा है कि ईरान धीरे धीरे करके यूरेनियम को एनरिच कर रहा है और न्यूक्लियर ग्रेड, वेपन्स ग्रेड यूरेनियम के पास पहुंच रहा है। तो कुल मिला के ये जो स्टेलमेट है आपका ईरान के बीच में और वेस्टर्न पावर्स के बीच में न्यूक्लियर पावर के एनरिचमेंट को लेके, ये चीजें भी सॉल्व नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को छोड़ दिया था। उसके बाद आप देखोगे कि यूएस ने बोला कि हम दुनिया भर की कंट्रीज को फोर्स करेंगे कि वो ईरानियन ऑयल को ना खरीदें। फिर कासिम सुलेमानी जो कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स, जो कि ईरान की आप कह सकते हो एलीट फोर्स है, इसके हेड को मार दिया। तो बात यह है कि लगातार ईरान और यूएसए के बीच के रिश्ते खराब होते गए। डोनाल्ड ट्रंप ने तो बिल्कुल फुल प्रेशर वाली स्ट्रैटेजी अपनाई ईरान के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप वॉज वेरी मच प्रो इजराइल
और वेरी मच प्रो इजराइल मतलब वेरी मच एंटी ईरान। तो एंटी ईरान होने के चलते जो भी ईरान के साथ पहले के अरेंजमेंट्स हुए थे वो टूट गए हैं। बाइडन से ऐसी उम्मीद थी कि शुरुआती फेजेस में बाइडन इन अरेंजमेंट्स को फिर से रीइंस्टेट करेंगे, बट एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं हुआ है, क्या फॉरेन पॉलिसी कैलकुलेशन बाइडन और उनके ऑफिशियल्स कर रहे हैं, वो उनका ही पता होगा, वो नहीं मालूम होगा। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी भी अब ऐसा बोल रहे हैं कि भाई ईरान यूरेनियम का इनरिचमेंट कर रहा है धीरे धीरे करके, और अब पूरी दुनिया में कॉल उठ रही है कि फिर से यूएन सैंक्शंस लगाए जाएं ईरान के ऊपर, और कड़े, अभी के लिए सैंक्शंस लगे हैं और कड़े सैंक्शंस लगाए जाएं। लेकिन मैं बता दूं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अब ईरान के ऊपर सैंक्शंस नहीं लग पाएंगे, क्योंकि जब भी सैंक्शन लगाने की बात होगी चाइना उसको वीटो कर देगा, क्योंकि चाइना ने लगभग $400 बिलियन अगले कई सालों में ईरान में इन्वेस्ट करने की बात कही है। तो डेफिनेटली जिस देश के अगेंस्ट आके खड़ा होगा यूएसए, उस देश के फेवर में जाके खड़ा हो जाएगा चाइना, अपनी इंटरनेशनल स्टैंडिंग को और अपनी बादशाहत को, अपने बाप पने को दिखाने के लिए। तो यूएनएससी में कुछ फर्दर एक्शन हो आपका ईरान के अगेंस्ट, मोस्ट प्रॉब्ली चाइना होने नहीं देगा। लेट्स सी कि ये न्यूक्लियर डील साइन हो पाती है या नहीं हो पाती। आई डोंट थिंक सो कि अब साइन हो पाएगी, क्योंकि ईरान के अंदर एक कंजर्वेटिव प्रेसिडेंट आ चुके हैं, और चूंकि कंजर्वेटिव प्रेसिडेंट आ चुके हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली ईरान अपनी न्यूक्लियर इनरिचमेंट कैपेसिटी को बढ़ाएगा। हो सकता है आगे आने वाले 2 से 3 सालों में एक, कहते हैं ना कि न्यूक्लियर टेस्ट भी करे ईरान, और फिर हमको ये पता चले कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ चुका है। दिस इज वेरी मच अ पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबल नहीं है ये ईरान का नक्शा नजर आ रहा है। देखते हैं कौन कौन सी कंट्री के साथ ये बाउंड्री लगाता है। तो यहाँ पे आपको बॉर्डर दिख रहा है अजरबैजान के साथ, ये छोटा सा बॉर्डर है अर्मेनिया के साथ। नॉर्थ वेस्ट में बॉर्डर है टर्की के साथ, वेस्ट में बॉर्डर है ईरान का इराक के साथ, नॉर्थ में कैस्पियन सी है, साउथ में पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान है। यहाँ कहीं पे चाबहार पोर्ट है जिसका इंडिया के साथ डील हुई, और ओवरऑल इंडिया का सामान इस चाबहार पोर्ट के थ्रू ही अफगानिस्तान तुर्कमेनिस्तान में जाता था। अब तो अफगानिस्तान में क्या ही जाएगा, तालिबान ताकत में आ चुका है। फिर ईरान की ये ईस्टर्न बॉडी पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, और नॉर्थ ईस्टर्न बॉडी तुर्कमेनिस्तान के साथ लगती है। तो अजरबैजान 1, अर्मेनिया 2, टर्की 3, इराक 4, 5वां पाकिस्तान, 6ठा अफगानिस्तान और 7वां तुर्कमेनिस्तान। इन कंट्रीज के साथ लैंड बॉर्डर लगता है आपका ईरान का। जीएस पेपर 2 में न्यूज आपको काम आएगी। फिर नेक्स्ट, एफबीआई रिलीजेस न्यूली डीक्लासिफाइड रिकॉर्ड ऑफ सितंबर 11 अटैक्स। आपको पता ही है कि जो बाइडन के ऊपर ये जो विक्टिम फैमिलीज थी 9/11 के अटैक की, वो बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रही थी कि जो 28 पन्ने आपने क्लासिफाई करके रखे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के, इनको डीक्लासिफाई करिए। फाइनली यहाँ पे जो बाइडन ने ऑर्डर इशू किया कि इसको डीक्लासिफाई करो। एफबीआई ने एक 16 पेज का डॉक्यूमेंट यहाँ पे डीक्लासिफाई किया है, जिसमें लॉजिस्टिकल सपोर्ट टू दीज सऊदी हाईजैकर्स के बारे में बात की गई। 11 सितंबर 2001 से पहले 2 सऊदी ये जो हाईजैकर्स यूएस के अंदर आए थे, इनको जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया गया तो उसकी रिपोर्ट के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। देखिए सीधी सीधी बात है कि ये जो सऊदी नेशनल्स थे, ये कुछ सऊदी आप कह सकते हो एसोसिएट्स के साथ यूएस में मिले और इन्होंने प्लॉट को प्लान किया। अभी जब प्लॉट को प्लान किया, ये पूरा का पूरा मैं टाइमलाइन आपको बताता हूं। हुआ ये कि 2 हाईजैकर सऊदी के, इनका नाम था नवाफ अल हाशमी और खालिद अल मिल्धार। ये फरवरी 2000 में पहुंचे साउदर्न कैलिफोर्निया में, और वहां पे एक हलाल रेस्टोरेंट में एक सऊदी नेशनल के साथ मिले जिसका नाम था उमर अल बायूमी। ये जो उमर अल बायूमी था, इसने इन दोनों की मदद की एक अपार्टमेंट ढूंढने में संदिग्धि में। अब ऐसा बोला जा रहा है कि उमर अल बायूमी के सऊदी गवर्नमेंट के साथ रिलेशंस थे और पहले भी एफबीआई इसको स्क्रूटनाइज कर रखा था। तो इस पर्टिकुलर बात से पता चल रहा है कि हाँ भाई, हो सकता है सऊदी गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो। हालांकि मैं आपको बता दूं, 8 सितंबर को जो सऊदी अरेबिया की एम्बेसी है वाशिंगटन ने, उसने एक स्टेटमेंट रिलीव किया और वो बोला है कि हम चाहते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट का फुल डिक्लासिफिकेशन करो और हमारे ऊपर से इल्जाम हटाओ, हमारे ऊपर जबरदस्ती इल्जाम लगाया जा रहा है। देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है कि बिन लादेन भी सऊदी अरेबिया का था, उसकी फैमिली का सऊदी अरेबिया में एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन बिजनेस है। साथ साथ 19 हाईजैकर्स में 15 हाईजैकर सऊदी अरेबिया के थे। तो ये बात तो तय है कि ये जो अटैक था, इसके लिए जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे वो सऊदी अरेबिया से आए थे। हो सकता है कि यहाँ पे सऊदी अरेबिया में जो चैरिटीज चलती हूँ, आपको मैंने पहले भी बताया था कि सऊदी अरेबिया की जो चैरिटीज थी, उनसे बहुत सारा पैसा अफगानिस्तान के अंदर जाता था मुजाहिदीन को सपोर्ट करने के लिए। जब सोवियत यूनियन ने 1979 में अटैक कर दिया इनसाइड अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान ने, यूएसए ने और सऊदी अरेबिया ने बहुत सारा पैसा देना शुरू कर दिया इन मुजाहिदीनों को। और ये जो पैसा था ना,
वो सऊदी अरेबिया की चैरिटीज की तरफ से जा रहा था और इन्हीं चैरिटीज का पैसा शायद इस टेररिस्ट अटैक सितंबर 11, ये जो 9/11 वाला अटैक था, इसको फंड करने में भी यूज हुआ हो, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। तो चूंकि बहुत सारे सऊदी नेशनल्स इन्वॉल्व थे और इनको सिग्निफिकेंट लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया गया उन सऊदी नेशनल्स के द्वारा जो कि यूएस में बेस्ड थे, तो ये अनुमान लगाया गया है कि इतने बड़े लेवल का अटैक बिना हायर लेवल के सऊदी ऑफिशियल्स की मदद के नहीं एग्जीक्यूट किया जा सकता। एक समय पे तो कुछ लोगों ने यह भी बोला कि सऊदी गवर्नमेंट के जो आला मिनिस्टर्स हैं वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। बाद में ये बोला गया कि सऊदी के हायर ऑफिशियल्स इन्वॉल्व है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में कहीं पे भी ये प्रूव नहीं हुआ है कि सऊदी अरेबिया के ऑफिसर्स या सऊदी अरेबिया के मिनिस्टर वगैरह इन्वॉल्व हो। सऊदी नेशनल से तो सबको नजर आ रहा है, बिन लादेन सऊदी नेशनल था। और बाद में आप देखोगे कि जब यूएसए ने बिन लादेन को ढूंढना शुरू किया तो बिन लादेन सऊदी अरेबिया में था ही नहीं, वो अफगानिस्तान साइड घूम रहा था। तो अफगानिस्तान पे अटैक हो गया, यहाँ पे सऊदी अरेबिया के ऊपर से आपका वो चला गया, ध्यान चला गया। सऊदी अरेबिया को भी लगा होगा कि कहाँ यार इस बिन लादेन चक्कर में पड़ गया, हटाओ। हालांकि सऊदी अरेबिया ने साफ साफ बोला हम इन्वॉल्व नहीं है, और यूएस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी साफ साफ बोल रही है कि सऊदी अरेबिया इज नॉट इन्वॉल्व। सऊदी नेशनल्स इन्वॉल्व है, बट कहीं से भी ये अब तक प्रूव नहीं हुआ है कि सऊदी गवर्नमेंट या सऊदी गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल इन्वॉल्व हो। अब ये अकेला 9/11 ऐसा केस नहीं है जहां पे सऊदी अरेबिया के ऊपर कुछ इस प्रकार का इल्जाम लग रहा हो। मैंने एक यूएस बेस्ड जर्नलिस्ट जमाल काशोगी के ऊपर वीडियो बनाई थी। जमाल काशोगी, क्या हुआ कि इस्तांबुल नाम का जो शहर है आपका टर्की का, वहां पे सऊदी अरेबिया की एम्बेसी है, अभी कंसुलेट कह लीजिए, एम्बेसी तो नहीं बोलना चाहिए, एम्बेसी अंकारा में होगी क्योंकि अंकारा इज कैपिटल ऑफ टर्की। तो इस्तांबुल में जो सऊदी अरेबिया का कंसुलेट है वहां पे ये यूएस बेस्ड जनरल जमाल काशोगी गया और वहां पे उसको मार दिया गया। और ऐसा बोला जा रहा है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सीधे सीधे ऑर्डर किया था इस किलिंग को। तो सऊदी के बड़े बड़े ऑफिसर्स और इनफैक्ट किंग प्रिंस मोहम्मद सलमान के ऊपर यह इल्जाम लगाया गया है कि हाँ भाई ये जर्नलिस्टों को मारते हैं, ओवरऑल डिसेंट को दबाते हैं, और 9/11 के अटैक्स में भी सीधे सीधे नाम लिया जा रहा है हायर ऑफिशियल्स ऑफ सऊदी गवर्नमेंट का। तो अब रिपोर्ट धीरे धीरे करके डिक्लासिफाई होंगी। अभी तो ये जो रिपोर्ट एफबीआई ने डिक्लासिफाई की है, ये तो आप कह सकते हो कि लॉजिस्टिकल सपोर्ट की रिपोर्ट थी, जिसमें ये बोला गया कि 2 सऊदी के नेशनल्स आए यूएस में और यहाँ पे एक यूएस बेस्ड सऊदी के नेशनल से उन्होंने हेल्प ली, और ये जो यूएस बेस्ड सऊदी का नेशनल था इसके कनेक्शन थे सऊदी गवर्नमेंट के साथ। हालांकि पूरी तरीके से ये बात अभी भी प्रूव नहीं हुई है। ठीक है भाई, ये चीज क्लियर हो गई। जीएस पेपर 2 में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट, नॉर्थ कोरिया सेज इट टेस्टेड लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स। नॉर्थ कोरिया ने बोला है कि उन्होंने लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स को टेस्ट किया है। अब अभी काफी लंबे समय से टेस्टिंग बंद थी, पिछली बार मार्च 2021 में टेस्ट हुए थे, तो उसके बाद से टेस्ट थोड़े बंद है। रीजन बीइंग कि नॉर्थ कोरिया में भी कोरोना वायरस अच्छा खासा फैल रहा है, तो जो किम जोंग उन है उनका जो पूरा का पूरा ध्यान था वो ओवरऑल इन अपने यहाँ पे कोरोना को रोकने में लगा हुआ था। लंबे समय तक आप कह सकते हो कि नॉर्थ कोरिया की और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत भी हुई है। नॉर्थ कोरिया ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने प्रपोजल रखा कि ठीक है भाई, हम अपने पार्शियली अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर देंगे, तुम हमारे ऊपर से सैंक्शंस हटाओ। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर दो, किम जोंग उन ने बंद करने से मना कर दिया। अब बोला जा रहा है कि नॉर्थ के पास बहुत सारे बड़े बड़े मिसाइल्स हैं, बहुत सारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। एक एस्टिमेट के हिसाब से बताया जाता है कि नॉर्थ कोरिया के पास 60 न्यूक्लियर वेपन्स है, और उनके पास ऐसी मिसाइल्स हैं जो कि यूएसए तक स्ट्राइक कर सकती हैं। नॉर्थ कोरिया की वर्ल्ड की 4थे नंबर की सबसे बड़ी मिलिट्री है, 1.2 मिलिट्री पर्सनल है उनके पास। यूएन सैंक्शंस उनके ऊपर तगड़े लगाए गए हैं। उसके बाद भी आप देखो कि वो लगातार मिसाइल टेस्ट करते रहते हैं, अपने न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग करते रहते हैं। केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स भी बहुत सारे हैं आपके नॉर्थ कोरिया के पास। गॉट इट? तो ये पूरा का पूरा सीन है। 2019 में डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन के बीच में बातचीत चल रही थी। नॉर्थ कोरिया के ऑफर्स को अमेरिकन ने रिजेक्ट कर दिया, और उसके बाद से कोई भी बातचीत नहीं हुई है। जो बाइडेन ने भी नॉर्थ कोरिया के लीडर के साथ बातचीत करने की कोशिश की, बट नॉर्थ कोरिया के लीडर ने बोल दिया अब हम बातचीत करने के मूड ही नहीं है, क्योंकि सीधी सीधी बात है। नॉर्थ कोरिया के लीडर्स का भी सही है बोलना, किम जोंग उनका बोलना यह है कि हमने इतनी मुश्किल से ओवरऑल ये न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप किया है, तुम्हारे कहने पे हम अपनी न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइलें हटा दें, सिर्फ सैंक्शंस हटाने के लिए हम ऐसा नहीं करेंगे। हमने बड़ी मुश्किल से जो अपनी कैपेबिलिटी है इसको डेवलप किया है, हम अपनी कैपेबिलिटी को नहीं छोड़ेंगे। तो ये साफ साफ यहाँ पे बोल दिया गया है, किसके द्वारा? नॉर्थ कोरिया के द्वारा। तो यूएस अपने पे टिका हुआ है, नॉर्थ कोरिया अपनी बात पे टिका हुआ है, और दोनों बिल्कुल ही यहाँ पे आप कह सकते हो कि अड़ गए हैं।
तो एक स्टेलमेट सा आ गया, और उस स्टेलमेट के बीच में रिसेंटली नॉर्थ कोरिया ने यहाँ पे एक और टेस्टिंग कर दी है। तो उसी टेस्टिंग के कंटेक्स्ट में ये न्यूज़ निकल के आ रही है। मार्च 2021 में टेस्टिंग हुई और अभी रिसेंटली टेस्टिंग हुई। समय समय पे नॉर्थ कोरिया अपने टेस्ट करता रहता है मिसाइल वगैरह के, केमिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं ही इनके पास, मिसाइल भी इनके पास लॉन्ग रेंज की हैं। तो ओवरऑल नॉर्थ कोरिया इज अ कंसर्न फॉर यूएसए, और यूएसए से ज़्यादा बड़ा कंसर्न नॉर्थ कोरिया के लिए साउथ कोरिया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया की एक बहुत बड़ी बाउंड्री लगती है साउथ कोरिया के साथ। दो देशों के बीच की दुश्मनी तब ज्यादा बड़ी होती है जब वो देश आपस में ही टूट के अलग हुए। जैसे आप नॉर्थ कोरिया की बात करो, साउथ कोरिया की बात करो, पहले एक कोरिया था, ये दो आपस में बढ़ गए और दोनों अब एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन के खड़े हुए हैं। हालांकि इनके बीच में बातचीत हुई है, रिश्ते अच्छे करने की बात हुई है, लेकिन नॉर्थ कोरिया पूरी तरीके से कम्युनिस्ट और डिक्टेटर कंट्री है और साउथ कोरिया में डेमोक्रेसी है। इंडिया पाकिस्तान की बात कर लीजिए आप, इंडिया पाकिस्तान पहले एक कंट्रीज थी। आपको दिल्ली से लाहौर जाना हो, दिल्ली से कराची जाना हो, खैबर पख्तूनवाला जाना हो, कोई रोक टोक नहीं थी। आज सोच सकता है कोई इंडियन कि खैबर पख्तूनवाला घूम आते हैं, या कोई सोच सकता है लाहौर में बैठा आदमी कि चलो यार दिल्ली चलते हैं? मुश्किल है। मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल है। सोचिए इतने बुरे हालात हैं कि जो हमारे ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इंडिया के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स, इंडिया के जवान जो कि भारत सरकार के द्वारा एम्बेसी और कंसुलेट्स में भेजे गए हैं पाकिस्तान में, उनको तक तो अगवा कर लिया जाता है पाकिस्तान में, तो नॉर्मल आदमी का क्या ही होगा। तो जो ऐसा देश होता है जो टूट के दो भागों में बटा हुआ हो, उनके बीच में जो दुश्मनी होती है ना, वो जरूरत से ज्यादा कट्टर हो जाती है। ये एग्जाम्पल हम इंडिया पाकिस्तान में देखते हैं और नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में देखते हैं। तो यहाँ पे न्यूज़ खत्म होती है दोस्तों। जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज़ आपको काम आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इंस्टाग्राम पे चाहिए तो फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें, आपके ज्वाइन बटन दबाने से खासा हेल्प मिलती है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए। हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।